बेटा आफ्टर एंडिंग विद हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, अब हम लोग आगे के टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। इसका नाम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कोई भी आपके पास अगर रिएक्शन है तो वो टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करती है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों में हम लोग आज डील करने वाले हैं। टॉपिक पूरे चैप्टर में से सबसे कॉम्प्लेक्स वाला आपको ये लग सकता है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है कुछ डायरेक्ट चीज़ें भी दे रखी हैं, हालांकि मैं कोशिश करूँ कि आपको पूरे डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। तो जहाँ पे समझ नहीं आए बोल देना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस में। तो एनसीईआरटी पहली स्टेटमेंट कहती है कि सारी केमिकल रिएक्शन जनरली एक्सिलरेट हो जाती हैं जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि ये बोलता है अगर हम N2O5 का डिकम्पोजिशन करते हैं N2 और O2 में, तो हमारे पास यहाँ पर देखा गया जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो रहा था और टेम्परेचर कम करने पर डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो हो रहा था। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम लोग उसके डीकलराइजेशन की बात करते हैं तो भैया वो डीकलराइज बहुत जल्दी हो रहा था जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, और जब टेम्परेचर कम कर रहे थे तो डीकलराइज होने में टाइम लग रहा था। तो एनसीईआरटी कहती है कि द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू डिकम्पोज इज 12 मिनट एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी एक मटेरियल को ए से आधा अमाउंट तक कंज्यूम होने में 12 मिनट लगते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, तो 5 घंटे लग जाते हैं। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे लग जाते हो तो उसी अमाउंट को बनने में आता है, यानी कि हाफ लाइफ तक पहुंचने में उसे 10 दिन लग जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं एक्टिविटी कम हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट लाइन वही दे रखी थी आपको, ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट्स गेट डिकलाइज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। अब हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज राइज द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। ओके, रेट कांस्टेंट, या जिसको मैं अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कांस्टेंट बोलता हूँ, ये क्या होता है पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी डिटेल में नहीं दे रखा है। बस मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, आपको समझा दूँ। लेट्स से आपके पास ये टेम्परेचर कांस्टेंट है म्यू टी है, तो ये डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है एज द रेशियो ऑफ के टी प्लस 10 अपॉन में के टी, यानी कि रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सपोज आप लोगों के पास एक टेम्परेचर 100 डिग्री पे दे रखा है और उसका रेट कांस्टेंट के टी मान दिया। अब आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बेटा, वो क्या होगा, उस 100 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दो तो कितना हो गया 110। तो इसलिए हमेशा जब भी डिफाइन किया जाता है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे करें। टी प्लस 10 यानी कि केल्विन और डिग्री में राइज तो चेंज तो सेम ही रहता है बेटा टेम्परेचर में। भाई चाहे 373 और 273 को माइनस कर लो, या फिर 100 डिग्री को और 0 डिग्री को माइनस कर लो, चेंज तो 100 ही आना है, उसमें कोई फर्क थोड़ी आता है, राइट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये वैल्यू आती है, और इसकी जो जनरली वैल्यू लाई करती है ये हमारे पास 2 से 3.5 के बीच में लाई करती है। लेकिन एनसीईआरटी हमारी कहती है कि हर 10 डिग्री के राइज इन टेम्परेचर पर जो हमारा रेट कांस्टेंट है इट नियरली डबल्स इटसेल्फ, यानी कि 2 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो आपसे कोई कहता है कि 10 डिग्री पे कोई एक रेट कांस्टेंट 2 × 10 की पावर 3 था, तो बताइए 20 डिग्री पर आपका रेट कांस्टेंट कितना आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 × 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है वो आपके पास कितना हुआ है बेटा 10 डिग्री राइज, और 10 डिग्री राइज पर रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है डबल। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या था, जब तक आपको बताया ना हो तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कह दिया प्रोवाइडेड है कि आपके पास जो रेट कोफिशिएंट है, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये 2 ना देकर लेट से मैंने 3 दे दिया। एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर का है, लेट से 2 ना देकर हमने 3 दे दिया, तो इसमें क्या फर्क आएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना। अब हर 10 डिग्री के राइज होने पर जो रेट डबल हो रहा था, अब वो रेट क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको दे रखा है 1 × 10 की पावर 3, व्हाट विल बी ये इनिशियल रेट कांस्टेंट है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों का रेट कांस्टेंट कितना आएगा। प्रोवाइडेड है टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दे रखा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग एक दिमाग तो ये लगा सकते हो,
कि 20 से 10 डिग्री बढ़ाएंगे 30, फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे 40, फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे 50, और 3 यानी कि डबल करते जाएंगे, तो 1 इंटू 2 यानी कि 1 से पहले 2 होगा, फिर 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, राइट। ये कहानी तब तक सही थी जब तक आप लोगों को टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रोवाइड ना हो और आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी की डेटा को याद रखना। लेकिन अब मैंने आपको कुछ चीज़ें अलग दे रखी है। मैंने कहा इस बार टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है, और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है तो इसका मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3, यानी कि अब इस 20 से लेकर 50 तक कितनी बार 10 का चेंज आया, 3 बार, तो यानी कि पहले 1 से 3 जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 3 से कहाँ तक पहुंचेगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 तक। ये कब हुआ, पहले 10 सेकंड में, यानी कि 20 से 30 पहुंच गया। फिर जब 30 से 40 पहुंचेगा तो ये 3 और 3 बढ़ जाएगा। क्यों 3 बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 3 है ना, हर बार डबल होता है, लेकिन क्वेश्चन अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू लाई करती है मैंने आपको बता दी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 2 से 3.5। तो ये 10 सेकंड बाद यहाँ जाएगा, फिर 10 सेकंड बाद 9 इंटू 10 की पावर 3 पे जाएगा, फिर और 10 सेकंड बाद 27 इंटू 10 की पावर 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास देखो 20 से 30 डिग्री पे ये है, 40 डिग्री पे ये और फाइनली 50 डिग्री पे ये। समझ में आया। तो ये आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है इसकी है। हालांकि आगे बोलता है इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच केमिस्ट J.H. वेंटहॉफ। अभी J.H. वेंटहॉफ को नाम तो देता है, लेकिन काम कहता है कि आगे सारा किसने किया था, हमारे पास काम किसने किया था, आर्नियस साहब ने। तो लिखा है कि बट आर्नियस प्रूव्ड इट्स फिजिकल जस्टिफिकेशन। एक्चुअली बात भी सही है। एक्चुअल में जो हमारे पास जो इसमें नाम लिखा है वेंटहॉफ इक्वेशन, अब एक्चुअल पूरी इक्वेशन तो मेरे को याद नहीं है, बट फिर भी जहाँ तक मुझे याद है वो इक्वेशन थी d/dt ln k इज इक्वल्स टू ए एक्वेशन ए बाय RT स्क्वायर, ऐसे कुछ। ये मतलब आपको बेसिक इक्वेशन दे रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन किसने दी थी बेटा, ये थी जो डच साइंटिस्ट ने दी। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अभी बता देता हूँ आप लोगों को, E एक्वेशन एनर्जी बाय RT स्क्वायर, ये है, ए नहीं है वो ए ही है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, लेकिन ये इक्वेशन किसकी थी, वेंटहॉफ की। अब वेंटहॉफ को करेक्ट किया, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया वो किसने दिया, आके आर्नियस साहब ने। आर्नियस साहब ने कहा भाई ये इक्वेशन नहीं है जो काम करेगी, जो टेम्परेचर के साथ वेरी होते समय काम करेगी, वो अब इस इक्वेशन को मैं जस्टिफाई करूंगा। तो उन्होंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करा और अपना एक कांस्टेंट रखा। उस कांस्टेंट का नाम उन्होंने क्या रखा, आर्नियस कांस्टेंट। और आर्नियस कांस्टेंट रखने के उन्होंने लिख दिया k is equals to e raised to the power minus EA by RT। ठीक है, हाँ सॉरी ए तो आएगा, और जब ए था इसमें यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, आर्नियस कांस्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है देखो, k तो हमारे पास हमारा रेट कांस्टेंट ही है, ए आर्नियस कांस्टेंट है, ए क्या है हमारे पास जो साइंटिस्ट थे आर्नियस उनका कांस्टेंट, ये क्या है इसके बारे में अभी हम खुल के बात करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और R आपका गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट में जो आपका R है बेटा, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो सकती है, या फिर 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी में अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास T यहाँ पर टेम्परेचर है, तो ये फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब पहले एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कैसे करते हैं, और जो एनसीईआरटी में ग्राफ बताया वो क्या कहना चाहता है, और फिर आपकी एनसीईआरटी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बताएगी, फिर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बताएगी। तो सारी चीज़ों को हम लोग आराम से करते रहेंगे, जहाँ पे भी समझ में नहीं आए बता देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कोफिशिएंट सारा समझ में आ गया। तो इट इज द रेशियो ऑफ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ओरिजिनल। बस ये टेम्परेचर कोफिशिएंट एनसीईआरटी ऐड क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ऐसी चीज है जिसके 10 डिग्री बढ़ने पर हमारा रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। लेकिन सिंपल बात ये नहीं है कि हर बार डबल ही होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। किसी को डस्टर दिखाई पड़ रहा है तो बता दीजिए। हैं ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो इसको मैं हटा देता हूँ और इस इक्वेशन को ही मैं लिखा रहने देता हूँ, इस इक्वेशन को ही मैं लिखा रहने देता हूँ, तो ये इक्वेशन काफी काम की है।
इसमें मेरे पास एक टर्म आई एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे है, आइए समझने की कोशिश करें। देखो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पास जो आपका H2I2 है, इसकी डिकम्पोजिशन करने पर मेरे पास 2HI के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। लेकिन ये 2HI के मॉलिक्यूल आप लोगों को ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। H2I2 के बॉन्ड टूटते हैं धीरे धीरे कुछ इस तरीके से, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है एनसीईआरटी ने यही बना रखा है HHII, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है ये कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं बनता, ये कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं बनता है, ये कुछ ही क्षण के लिए रहता है, ये कुछ ही क्षण के लिए रहता है और उसके बाद तुरंत टूट जाता है। लेकिन भाई रिएक्शन में यहाँ पर पहुँचने से पहले की स्टेज तो यही थी ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये हट जाएगा और आपके पास इस इक्वेशन में 2HI मिल गए, यानी कि बॉन्ड टूट गए। लेकिन एक स्टेज ये वाली तो आई थी ना इन बीच में, ये स्टेज बीच में तो आई थी। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग का रिएक्टेंट है उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो इस बीच वाली स्टेज जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हालांकि इस स्टेज को ट्रांजिएंट स्टेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिएंट स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ट्रांजिएंट स्टेज होता है इन बिटवीन स्टेज। तो किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद प्रोडक्ट आपका बन जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाता है। हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी जब मैं मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि पार्टिकल के कोलाइड होने का, कि चारों के चारों पार्टिकल एक साथ एक ही जगह पर एक ही तरीके से कोलाइड होंगे, चांस कम हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के कोलिजन पर चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिस पर वैल्यू डिपेंड करती हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस एक्टिवेशन एनर्जी नाम की बला को थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। एक्चुअल में आपके पास ये एक्टिवेटेड एनर्जी का जो मेरे पास ग्राफ आएगा, एनसीईआरटी देती है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, इसको हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहा है और कैसे कहना चाह रहा है। देखो बेटा, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है इसको अगर मैं ध्यान समझने की कोशिश करूं तो मेरे वाले एग्जाम्पल को एक बार ध्यान समझ। मैंने कहा आपके पास कोई भी रिएक्टेंट आप लोगों को प्रोडक्ट देता है, ए से बी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अब आपके पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा वो होता है इसका पीक वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद पार्टिकल, हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके बाद मॉलिक्यूल हमारा बी में कन्वर्ट होना शुरू होता चला गया। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस पार्टिकल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने तक जो एनर्जी लगी वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बनने तक किसी भी मॉलिक्यूल को जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास क्या आती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी आती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी इसकी तो ये है EA, और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास इसकी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, EB। यानी कि कह भी तो सकते हो कि रिवर्स रिएक्शन तो पॉसिबल है कि B से A जा रहा हो तो भैया EB भी तो निकालना पड़ेगा। B से A जा रहा हो, रिवर्स रिएक्शन ही पॉसिबल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं B से A यानी कि EB। और ये जो एनर्जी बैरियर का गैप आपको मिला, नॉट बैरियर, एनर्जी का गैप आपको मिला, ये वाला जो गैप है बेसिकली ये हमारे पास आता है एंथैल्पी। क्या आती है बेटा हमारे पास, एंथैल्पी।
और ये एंथैल्पी कैसे क्या काम करता है इसका आपको रिएक्शन को देखकर पता चल जाएगा कि हमारे पास ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये हम लोग रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं। कैसे, आइए चेक करते हैं। जब आप लोगों के पास एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। रिएक्टेंट जब हमारे पास प्रोडक्ट में जाता है इस समय पर एनर्जी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड वाली जो है इसकी एनर्जी को मैं कह दूंगा एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और चेंज इन एनर्जी जो मेरे पास आती है वो हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड आती है। तो इसकी वैल्यू अभी हमारे पास नेगेटिव आ रही है। याद रखना कि डेल्टा ई नेगेटिव जा सकता है, यानी कि चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है तो पॉजिटिव, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है तो पॉजिटिव वैल्यू ना। हाँ, चेंज का नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई इससे मुझे पता पड़ता है कि मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है और ये प्रोसेस कैसा है मेरे पास एक्सोथर्मिक। हालांकि पेपर में इतना टाइम होगा नहीं कि आप रिएक्शन को देखें, ईए ईबी निकालें बार बार। इससे अच्छा एक ट्रिक ले लो और दिमाग में हमेशा याद रख लो कि अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका A गिव्स B वाले में प्रोडक्ट ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है, तो ऐसे केस में जो कहानी है वो आपकी एंडोथर्मिक की रहेगी, और इसके केस में आपके पास जो कहानी है वो एक्सोथर्मिक की रहेगी। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज आउट होगी और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये कहानी तो आप लोगों को पता है। अब इसका जो फैक्टर है ये वाला, ये डेल्टा एच, ये अब भी हमारे पास ऐसा ही रहेगा। तो ये कहानी थी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की। अभी जो ये आपके पास पीक और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इसको अभी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो आर्हेनियस इक्वेशन है उस पर वापस आना चाहूँगा। बट उससे पहले आप मुझे बता दीजिए प्लीज़, किसी को भी एक्टिवेशन एनर्जी के एक्सो और एंडो के ग्राफ में कोई दिक्कत है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया। तो अब मैं आप लोगों को एक बार वापस लेकर जाता हूं किसके केस में, आर्हेनियस साहब के। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जो आर्हेनियस की इक्वेशन थी वो एक्चुअल में वेंट हॉफ की मेहनत थी और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आर्हेनियस साहब ने अपनी इक्वेशन दे दी थी। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वापस से एक बार आर्हेनियस इक्वेशन को लिखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी बेटा मेरे पास, K इज इक्वल्स टू AE माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT, यानी E की पावर माइनस EA बाय RT। ये हमारे पास आर्हेनियस साहब की इक्वेशन हुआ करती थी। अब इस आर्हेनियस साहब की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, आइए पहले उस ग्राफ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं लॉग लेता हूं तो मेरे पास नेचुरल लॉग ही आएगा, जिससे मेरे ln k की वैल्यू, ये मेरे पास एक फैक्टर है और ये मेरे पास दूसरा फैक्टर है, लेकिन ये a इंटू बी हो रहा है और log में a इंटू बी का मतलब है log a प्लस log b, यानी कि ये हो जाएगा ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA बाय RT। और आपको log की ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ln e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू x के इक्वल हो जाता है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करता हूँ उसको यूज करते हुए, तो मेरे पास आ जाएगा ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई, क्योंकि ln e की पावर x हो गया ना, इसको तो मैं x मान सकता हूँ बेटा, और x का मतलब e की पावर x मतलब x नीचे आ जाएगा, x क्या है माइनस EA बाय RT, तो पूरा माइनस EA बाय RT आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर है बेटा। अब मैंने कहा कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ln k इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय RT प्लस ln a। तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, जहां पर y कोऑर्डिनेट पे आपका ln k रहने वाला है
और x कोऑर्डिनेट पे आपका 1/t रहने वाला है। और n क्या होता है हमारे पास? स्लोप, जो कि हमें नेगेटिव सा कुछ प्रतीत हो रहा है, और इंटरसेप्ट इसका ln a पर है। अगर इस स्ट्रेट लाइन को, इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो मेरे y एक्सिस पर क्या आएगा बेटा? ln k आएगा, और x एक्सिस पर क्या आएगा बेटा? 1/t का ग्राफ आएगा। राइट, इतना समझ में आ रहा है? y वर्सेस x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कंपेयर करने पर अगर आता है तो मैं बना सकता हूँ। m की वैल्यू हमारे पास -ea यानी कि स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे जाता है, और इंटरसेप्ट इसका ln a है, और इसका स्लोप बेटा हमारे पास ea/r आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, आप लोगों को शायद अब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई परेशानी है तो अभी भी बता दीजिए। आ गया? आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को? ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके पास ln k वर्सेस 1/t के ग्राफ में जो स्लोप आता है वो -ea/r आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा log k वर्सेस 1/t के ग्राफ में स्लोप कितना आता है, तो आप कहेंगे -ea/2.303r आता है। अब वो कैसे आता है? देखो बेटा, ये ln जितने भी वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग्स हैं, और नेचुरल लॉग को बेस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ln में 2.303 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो log बेस 10 में अगर वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ea/rt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब 2.303 से अगर मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी log k इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ log a बचेगा बेटा, और माइनस ea/2.303 rt। y इज इक्वल्स टू, ये हो गया m, और ये 1/t अगेन आ गया आपका x प्लस c। देखो c प्लस का है, c प्लस का है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ बनाओगे, यानी कि इस बार अगर आप log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाएंगे तो log k वर्सेस 1/t के ग्राफ में स्लोप नेगेटिव, लेकिन इस बार जो स्लोप की वैल्यू है बेटा वो आएगी -ea/2.303r। पहले में बस ea/r आई थी जहाँ पे ln था, और ये जो a है log a, यहाँ पर भी ln की जगह क्या आ जाएगा? log a। तो ये जो NCERT आपका इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ln a देती है, ये वैल्यू मुझे बताइए। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता दो, वरना मैं आगे चलने जा रहा हूँ। कौन सा वाला बेटा? नीचे वाला। बेटा बेस लॉग को मैंने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया है, ln को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने 2.303 की मल्टीप्लाई करे तो 2.303 log k बन गया इज इक्वल्स टू ln को दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर भी, तो 2.33 log a बन गया माइनस ea/rt हो गया। अब मैंने इधर जो 2.303 log था इससे डिवाइड कर दी दोनों इक्वेशन को, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 2.33 हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ log a। इधर से डिवाइड करूंगा तो इधर नीचे 2.33 रह जाएगा बेटा, डायरेक्ट कर दिया मैंने एक स्टेप, इधर ही रह जाएगा, और वापस वही इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लगा दूंगा तो ग्राफ मेरे पास ये आएगा। बस इसमें जो ln था उसकी log a हो जाएगा, इसका जो स्लोप था उसकी ऊपर ही आ जाएगा। तो भैया आपको बहुत ही इत्मीनान से देखना है कि आपको ग्राफ log का पूछा गया है या ln का पूछा गया है। log k वर्सेस 1/t का ग्राफ ea/2.303r का स्लोप देता है माइनस का, और ln k का जो 1 वर्सेस t के साथ ग्राफ है 1/t का ग्राफ है, वो हमारे पास जो स्लोप देता है वो कितना देता है? ea/r ओनली। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं? तो हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। चलें आगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं पहले एक बार। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों कहा गया है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी बात देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जो k की वैल्यू आई है
वो आई है K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT लेट्स से मेरे पास ये वैल्यू K1 है, और अगर K1 है तो बेटा आरएनएस तो कांस्टेंट था, वो तो चेंज होने से रहा। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहेगी, वो भी चेंज होने से रही। टेम्परेचर बढ़ा और घटा सकते हैं, आर भी कांस्टेंट है, तो लेट्स से ये टेम्परेचर T1, और मैं दूसरा लेने जा रहा हूं K2, तो K2 भी हमारे पास क्या आएगा AE माइनस EA बाय RT2। देखो NCERT ने जो हमारे पास पिछला लॉग आया था उसमें लॉग K1 की वैल्यू दे रखी है, लॉग K2 की वैल्यू दे रखी है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया गया है। लेकिन वो जो तरीका है वो प्रॉपर तरीका नहीं है। आया कहाँ से है, मैं आपको बेस रूट से करा, ठीक है, आया वहीं से आएगा, रिजल्ट एक्चुअली में फाइनल वही है। लेकिन आप 12वीं के बच्चे को ध्यान में रखते हुए NCERT ने इजी स्टेप को चूज करते हुए आप लोगों को बताया है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जो चीज आई है वो वाली जो हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आएगी वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। अब मैं करता हूँ 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि K2 बाय K1 करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा AE माइनस EA बाय RT2 अपॉन AE माइनस EA बाय RT1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? A से A तो उड़ ही जाएगा। अब देखो जब आप इस इक्वेशन को ऊपर पहुंचाओगे तो ये EA बाय RT1 प्लस का हो जाएगा और RT2 माइनस का रहेगा। भाई ये माइनस में है ना, तो ये वैल्यू ऊपर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू E। क्या मैं बाहर EA बाय R कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने ले लिया माइनस EA बाय R, अभी भी कॉमन ही ले लिया, और माइनस EA बाय R नहीं, माइनस नहीं, प्लस का EA बाय R कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि EA बाय R तो है, T2 पे तो माइनस है, T1 पे तो प्लस है। भाई ऊपर चले जाएंगे इस वैल्यू को तो ये वाली वैल्यू तो प्लस बन जाएगी, तो मैंने प्लस EA बाय R कॉमन ले लिया, T1 प्लस का है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। करके देख लो, बिल्कुल वे वैल्यू आएगी। तो इसके साथ देखो EA बाय R बाय T2, तो देखो ये माइनस का आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, और ये प्लस का आ रहा है ऊपर आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं लेता हूँ तो ln K2 बाय K1 की वैल्यू e रेज टू दी पावर x है, e रेज टू दी पावर x है, तो क्या हो जाता है, x बाहर आ जाता है सिंपल, इज इक्वल्स टू EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगी। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ln को नेचुरल लॉग से बेस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2.303 की, और जब मैं इसमें 2.303 लिख दूंगा तो ये वैल्यू log K2 बाय K1 आ जाएगी, जो कि इक्वल होगी बेटा किसके, EA बाय R। अब देखो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और आप ये भी लिख सकते हो log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, या इस फॉर्म में आपकी मर्जी। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट दे दे तो वैल्यू तो K2 और K1 है, और अगर रेट कांस्टेंट नहीं देता है उसके साथ अगर रेट दे दे तो ये वैल्यू इसके लिए भी log R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू, दोनों ही वैल्यू वैलिड हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेट कांस्टेंट है। वैसे तुम लोग इतना दिमाग लगाओगे ही नहीं कि रेट दे रखा है रेट कांस्टेंट दे रखा है, तुम्हें तो लगाना यही फार्मूला है, चाहे रेट दे दे तब भी यही लगाओगे, रेट को भी तुम K मानोगे, रेट कांस्टेंट को भी K मानोगे, और दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने आपको K और R पहले ही क्लास में डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो लेकिन ये जो इक्वेशन है दोनों के लिए वैलिड है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास दोनों के लिए ही वैलिड होगी, ठीक है। तो जो NCERT की लास्ट वाली रिएक्शन आई है वो हमारे पास यहीं से आई है,
एग्जाम्पल नंबर 4.9 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। अभी मैंने बीच का एक पार्ट छोड़ रखा है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला करा रहा हूँ, उसे 2 मिनट देना। पहले हम इस इक्वेशन को, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और उसके बाद मैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वगैरह पे और ये कॉलिजन वगैरह की थ्योरी पे आऊँगा, ठीक है। 4.9 एग्जाम्पल कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन पे इतना है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है और आरईएस कांस्टेंट बताना है। तो बेटा यही फॉर्मूला है log K2/K1 = EA/R T2 - T1 T1 × T2। यहाँ पर आप लोगों को EA की वैल्यू मिल जाएगी और जब EA की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इक्वेशन लगाएंगे K = AE - EA/RT और यहाँ से log का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने A की वैल्यू को निकाल लेना है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है और ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की वैल्यू आप लोगों को बोर्ड में प्रोवाइडेड रहती हैं, आप लोगों को याद करके नहीं जाना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, द फर्स्ट ऑर्डर, हाँ एक चीज और, जो आर्हेनियस का रेट इक्वेशन है, जितने भी आर्हेनियस की डेरिवेशन है, ये बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आर्हेनियस इक्वेशन इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन ओबे करती है, ऐसे पूछ लिया तो आर्हेनियस किसको ओबे करती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोराइड एरा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, रेट कांस्टेंट यानी कि आपको K कैलकुलेट करना है। तो log K2/K1 = EA/2.303R 1/T1 - T2। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं 600 और 700, आपको एक कुछ ना कुछ दे रखा होगा, हाँ K1 दे रखा है, K2 निकालो। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। देखो एनसीईआरटी ने ये वाली इक्वेशन है ना, log K2/K1, इसको log K2 - K1 करके करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। log A/B = log A - log B होता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर मैं आगे आपको गिब्स एनर्जी यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कराने वाला हूँ और कैटलिस्ट के साथ फिर कॉलिजन थ्योरी पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे, फिर टाइम रहा तो कॉलिजन थ्योरी करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन, एनसीईआरटी की डेरिवेशन एक बार देख लेना। उन्होंने दो इक्वेशन बिल्कुल यही ली है, ln के 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन करके उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने डिवाइड करा है, क्योंकि जो लॉग का बेसिक फंक्शन है वो डिवाइड का माइनस, तो बात बिल्कुल सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जो मैंने समझाया उससे आप बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं। अभी जो एनसीईआरटी का ये वाला ग्राफ है बच्चा पार्टी, मैंने ये आप लोगों को नहीं कराया है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने ये वाला जो पोर्शन है आपको ये तो करा दिया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको समझाने के लिए और इसको समझाने के लिए मुझे इस वाले पेज पे जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है इसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए मैंने इसको टच भी नहीं किया है। तो मैं अभी आप लोगों को इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझा रहा हूँ, और कॉलिजन फैक्टर जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा हम लोग अगली क्लास में ही कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट करा दूँ। तो देखिए कैटलिस्ट, पहली तो जो मेरी बात है उस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर हमारे पास जो कैटलिस्ट दिया गया है वो, या केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंस में है, यानी कि केवल उन कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं बच्चा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर देते हैं, लेकिन उनको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर की तलाश में हैं। प्रोमोटर के बारे में ही बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कैटलिस्ट काम करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी की इक्वेशन देती है KClO3 का डिकम्पोजिशन, जो कि KCl और O2 में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन इतनी तेज हो जाती है, 100 गुना, 1000 गुना और भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्या किया MnO2 ने कि ये रिएक्शन इतनी तेजी से बढ़ गई? तो बेटा ऐसे समझिए कि जो MnO2 है यहाँ पर वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। MnO2 कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करता है, आइए एक बार इस चीज़ को दोबारा से समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ अभी अभी हम लोगों ने देखा था, और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ
कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा। अगर कोई रिएक्टेंट ए वर्सेस बी इस तरीके से दिए गए हैं तो राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस समय पर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और इस समय पर जो इसके केस में ये वाली वैल्यू है ये क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है बेटा, इस चीज को समझो। जैसे कि ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर एक बच्चा है और ये बच्चा यहाँ तक आता है, बहुत दूर तक चलता है, चढ़ता है या तो नीचे गिर जाएगा, और चढ़ भी गया तो सांस फूल जाएगी और यहाँ पर उतरेगा कम से कम 6 या 7 दिन बाद, जितने भी दिन बाद उतरे, मैंने मान के चल लिया लेट से 1 हफ्ते बाद उतरेगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा इसी बच्चे ने यहाँ जाने के बाद चढ़ाई ना कर यहाँ पे नॉक किया, यहाँ पे क्या किया, ऐसे नॉक किया, और जैसे नॉक से किया तो अंदर से किसी ने पूछा हाँ भैया क्या है, तो कहता भैया मुझे उधर जाना है, तो ये कहता है आ जाओ भैया। इसने गेट खोल दिया, ये यहाँ पे आ गया और ये बंदा ऊपर न चढ़कर 2 मिनट में ही यहाँ पर चला गया, राइट। हाँ, मांझी द माउंटेन मैन, उसने जो है ये करना चाहिए था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब सुनो यहाँ पे क्या था, ये तो था रिएक्टेंट लेकिन ये था कैटलिस्ट, और अब ये बन गया प्रोडक्ट। कैटलिस्ट ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, इस बार थोड़ी सी कहा उसने इससे जा, उसने थोड़ी कहा गेट खोलते कि भाई तू ऊपर से चढ़, ऐसे थोड़ी बोला उसने, नहीं, उसने कहा रुक ना, ये ले इधर से आया सट से निकल जा। तो कहने का मतलब ये है कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेट पाथ बाय, और सुनो और कैसे काम करता है, साइंटिफिक भाषा में आते हैं बाय, एक्चुअल में ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी अब वो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, और याद रखना जितनी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी आप लोगों के पास रिएक्शन हो पाएगी, यानी कि लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो डेल्टा एच पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। डेल्टा एच पर क्या फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, कम हो रहा है, उतना ही है ना, बिल्कुल उतना ही रहता है। ऐसे घुर क्या देख रहा है, वहीं से दिख जाएगा तेरे को, आप ही सामने आ गए। अच्छा मैं सामने आ गया। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि भैया डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ा बेटा, जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप था यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो अब भी वही है, उसे थोड़ी चेंज हुआ है ऐसे भी, यानी कि डेल्टा एच को नहीं छेड़ता, और डेल्टा एच को नहीं छेड़ता इसका मतलब ये डेल्टा जी को भी नहीं छेड़ता। डेल्टा जी हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए एच माइनस टी डेल्टा एस है। और याद रहे ये कैटलिस्ट अभी हमारे पास उन्हीं रिएक्शन के लिए बताया जा रहा है जो कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस हैं, और स्पॉन्टेनियस होने की वजह से जब ये एच को चेंज नहीं कर रहा है तो डेल्टा जी भी चेंज नहीं होता। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा जी का कैटलिस्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डेल्टा जी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में मदद कर देता है, डेल्टा जी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में मदद कर देता है। वो ना तो डेल्टा जी को चेंज कर रहा ना ही डेल्टा एच को चेंज कर रहा, बस वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, और इस तरीके से आप लोगों का कैटलिस्ट काम करता है। एक चीज बोला है, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई चेंज करता है, तो आंसर है नो। कुछ भी कह लो, एग्जाम में ना कह ये चेंज होगा, कह देना नो 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 नो, सिर्फ एक ही चीज चेंज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देगा, जिससे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और यही चीज आपके पास बोली गई है जो आपको समझ भी आ जाएगा।
एनर्जी और रेडिएशन कोऑर्डिनेट ग्राफ है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है। अगला कॉलिजन थ्योरी है बेटा, उसको अगली क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है सारा। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो डील कर लेंगे, हो सकता है कुछ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी कर लें, जो भी रहेंगे कर लेंगे, टाइम बचेगा तो, है ना। वही बच ही जाएगा, 20-25 मिनट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।